टुडे माय टॉपिक इज स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम। देखिए बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर संगठन और निश्चित अनुपात का नियम। टाइटल अगर देखें तो स्थिर संगठन और निश्चित अनुपात दोनों एक ही चीज़ है, और इस टॉपिक को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको समझ में आता है कि इसमें किसी न किसी यानी यौगिक के कंपोजिशंस को, है ना, जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके कंपोजिशंस को कांस्टेंट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इस टॉपिक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हो, जैसे वाटर होता है पानी, ठीक है, तो इसे हम किसी भी मेथड से प्राप्त करें तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O ही होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, पानी है तो पानी बर्फ़ के रूप में आप चेंज कर सकते हैं, उसका स्वरूप आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। देखिए, इस नियम को सबसे पहले 1799 में प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों का जो संगठन होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें यदि कि किसी भी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न जो कंपोनेंट्स या अवयवी तत्व होते हैं उनका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। यानी यहाँ पर आप मोटा मोटा ये जानिए कि कोई भी कंपाउंड्स है और वो कंपाउंड्स जो हैं तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तो वो कंपाउंड्स को किसी भी मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाए, लेकिन कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं आता है। चलिए इसे हम एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप इस एग्जांपल पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी H2O को लिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि H2O चाहे किसी भी स्रोत जैसे कुआं, नदी, झरना, वर्षा, समुद्र आदि से कहीं से भी प्राप्त किया जाए, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु भार भी कितना होता है बेटे, 1 ही होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर हम वेट की बात करें या मॉलिक्यूलर जो इसका एटॉमिक जो मास होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 16 होता है। तो या तो आप सरल अनुपात में अगर आप लिख रहे हैं तो चाहे तो आप एटॉमिक नंबर को आधार बना लीजिए या फिर एटॉमिक मास जिसे हम परमाणु भार के नाम से जानते हैं उसको आप आधार बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए H2O हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, ठीक है, यह एटॉमिक नंबर है, वो चेंज नहीं हो रहा, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आप देखिए अच्छे से 1:8 यानी 1:8 आ रही है। इसी प्रकार आप CO2 को भी देखिए, यहाँ पर आप CO2 को देख सकते हैं। यहाँ पर CO2 को भी कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लें। ठीक है, A नंबर पे आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम हीट करेंगे तो यह CaO और CO2 के रूप में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्या है, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमको यहाँ पर भी CO2 प्राप्त होता है। सेकंड मेथड जो B मेथड है उस पर देखें, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर NaHCO3 है, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, देखिए यहाँ पर रिएक्शन जो हम करा रहे हैं वो HCl करा रहे हैं, यानी NaHCO3 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको CO2 फाउंड हो रहा है। थर्ड मेथड में आप देखिए कार्बन की रिएक्शन सीधे O2 से करा देते हैं, तो यहाँ पर भी हमको CO2 मिल रहा है। तो देखिए CO2 को तीनों विधियों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन CO2 का द्रव्यमान यानी जो एटॉमिक मास है वो एक निश्चित अनुपात पे ही होता है। ठीक है, जैसे कार्बन का हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 6 होता है, और परमाणु भार कितना होता है कार्बन का, 12 होता है, यानी 12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो अब आप देखिए चूँकि कार्बन 1 है इसलिए हमने यहाँ पर देखें 12 को रख दिया है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, लेकिन CO2 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, इसलिए हमने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन के परमाणु भार को जोड़कर यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 32 लिख दिया है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है,
CO2 में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हमने यहाँ पर 32 कर दिया है। CO2 में एक ही कार्बन है, इसलिए हमने एक ही कार्बन का परमाणु भार 12 लिखा है। तो इस प्रकार से इनका जो अनुपात प्राप्त होता है वो टोटल CO2 का कितना मिला, 12:32। ओके, इसी प्रकार से जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड में भी कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड पे हम जब करेंगे देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड पे जब हम करेंगे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड पे ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड पे आ गया H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स उपस्थित होते हैं। अब इन तीनों एटम्स के हम परमाणु क्रमांक को भी जानते हैं और इनका परमाणु भार भी जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर चूँकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए यहाँ पर 2 रखा गया है, ठीक है। सल्फ़र पर देखिएगा सल्फ़र पर देखिए, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये वाले को एग्जाम्पल अच्छे से आप देखिएगा। सल्फ़र का परमाणु भार बेटे कितने होता है, सल्फ़र का परमाणु भार 16 होता है। और परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार 32 यानी 32 होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, ठीक है। और परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 H2SO4 को अच्छे से देखिए, हाइड्रोजन 2 हैं, इसलिए यहाँ पर 2 रख दिया गया। सल्फ़र एक ही है, तो सल्फ़र का परमाणु भार 32 होता है, तो 32 रख दिया गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने एटम हैं, 4 हैं, तो 16 चौके 64, ठीक है। तो यहाँ पर 64 रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको रेशियो मिला है वो 2:32:64। इसे हम एटॉमिक फॉर्म पर भी लिख सकते हैं रेशियो को, वो भी सही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, अपने नियम पे ये बताने की कोशिश उन्होंने की कि कंपाउंड्स किसी भी यौगिक को आप किसी भी विधि से प्राप्त करें, लेकिन उन यौगिकों का जो आपस में अनुपात होता है, ठीक है, जो सरल अनुपात होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। नियम की सीमाएं हैं जैसा कि फर्स्ट नंबर पे बताया गया है, यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है, Cl को। यहाँ पर आप क्लोराइड को देखिए। अब आप देखेंगे क्लोराइड जो है, क्लोराइड का जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे, ये देखिए ये Cl पूरा आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो Cl का आप एटॉमिक मास देखेंगे वो 30.5 होता है और 37 भी होता है। यानी यहाँ पर Cl का जो एटॉमिक मास जिसे हम परमाणु भार के नाम से जानते हैं, यहाँ पर 2 हैं, 35.5 और 37 भी है। आइए हम देखें इसको HCl में देखते हैं। तो HCl में जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का आप देखिए परमाणु भार कितना है, 1 है, और Cl का 35.5। वहीं पर दूसरे HCl पर हम देखते हैं 1:37, यानी यहाँ पर Cl का परमाणु भार 37 लिया गया है। अब बात आती है कि यदि कंपाउंड या एटम्स एक है लेकिन उसके परमाणु भार कितने हैं, 2 मिल रहे हैं। Cl परमाणु 1 है लेकिन उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार 2 हैं, 35.5 और 37 है। अब ये HCl कंपाउंड को हमने किसी भी मेथड से बनाया, लेकिन उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो एक में आएगा 1:35.5 और दूसरे में आ रहा है 1:37। तो कहीं ना कहीं प्राउस्ट का जो ये नियम है वो HCl पर लागू नहीं हो पा रहा है। तो देखें यहाँ पर वही चीज़ है, क्लोरीन का आणविक भार 35.5 और 37 भी होता है, और इससे बने HCl का अनुपात समान ना होकर कैसा हो रहा है, देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर प्राउस्ट का स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम लागू नहीं हो पा रहा, यहाँ पर ये नियम फेल हो रहा है। सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, C2H6O, यानी हम C2H5OH और CH3COOH को हम C2H6O के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी C2H6O के रूप में भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब इसका यदि हम इसको हम अनुपात के रूप में एक सिंपल रेशियो के फॉर्म पे लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं।
तो इनका सिंपल रेशियो भी मान के चलिए लगभग समान ही आएगा, 12:6:16 आ जाएगा। दोनों का रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि एक ही कहने का मतलब कंपाउंड 2 हैं और उनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 आ रहा है तो उनका रेशियो जो है ना, उनका रेशियो भी सेम आ रहा। तो यहाँ पर भी ये थ्योरी फेल हो रही है कि दो कंपाउंड का स्थिर संगठन यानी जो कंपोजिशन है वो कैसे सेम हो सकता है। अलग अलग कंपाउंड का, ठीक है, स्थिर संगठन का अनुपात अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार के कंपाउंड को भी समझाने में प्राउस्ट जो है असफल रहे हैं। तो इस प्रकार से इस नियम की मुख्य जो हैं 2 कमियां थी जो यहाँ पर आपको बता दी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले नंबर ये जानिए कि स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था। 1799 में प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस नियम में क्या कहा गया था कि कंपाउंड यानी कि यौगिक को आप किसी भी मेथड से प्राप्त करेंगे, लेकिन उनका जो कंपोजिशन होता है, उनका जो संगठन होता है वो निश्चित ही होता है। जैसे पानी है ना, जैसे जल है, तो जल को आप किसी भी विधि से प्राप्त करिए। पानी का कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे वो कुआं, नदी, झरना, वर्षा, समुद्र, कहीं से भी प्राप्त किया जाए। लेकिन पानी का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। H2O होता है यानी उसका जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। इसी प्रकार CO2 को आप किसी भी मेथड से प्राप्त करिए तो CO2 का जो रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा, अगर उनका परमाणु भार के आधार पर देखेंगे तो 12:32 ही होगा। ठीक है, कुछ 2 चीज़ें हैं, लगभग इस नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कुछ चीज़ों को ये नियम के द्वारा बताना असंभव सा हो गया। जैसे मान के चलिए क्लोराइड लेते हैं तो इसके जो एटॉमिक मास होता है क्लोराइड का वो 35.5 और 37 भी होता है। तो कुछ ऐसे यौगिक, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 2 होता है ना, 1 ना होकर 2-2 होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को समझाने में प्राउस्ट असफल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।